हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अरे तू एक बार फोटो तो देख लड़की की, उसके बाद जो पूछेगी सब बताऊंगी। नहीं जीजी, फोटो वोटो सब बाद की बात है, पहले ये बताओ लड़की घरेलू तो है ना, मतलब कि। अरे तू चिंता मत कर, लड़की सर्वगुण संपन्न है, घर के हर काम में एकदम माहिर, संस्कारी तो इतनी है कि क्या कहूँ। और सोने पे सुहागे वाली बात ये कि महीने की बढ़िया सैलरी भी उठाती है, आईटी कंपनी में जॉब करती है और बस हो गया जीजी, इससे आगे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। हैं? अरे पर अभी तो मैंने सब कुछ बताया भी नहीं, जो नहीं सुनना था वो तो बता दिया ना आपने। अरे क्या खाक सर्वगुण संपन्न लड़की होगी ये, जो हर रोज घर से बाहर 10 आदमियों के बीच उठती बैठती है। ये तू कैसी बातें कर रही है मंदू, तेरा ऋषभ भी तो आईटी कंपनी में जॉब करता है और उसके साथ भी तो कितनी लड़कियां काम करती हैं। और उन लड़कियों के रंग ढंग देखकर ही मैंने तय किया है कि मैं अपने ऋषभ की शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो घर को मंदिर समझे और घर वालों को देवता समान। ऋषभ के जन्मदिन पर देखा था मैंने उन लड़कियों को, एक से बढ़कर एक बेशरम, आदमियों जैसे कपड़े पहनकर कैसे तू तड़ाक करके बातें कर रही थी मेरे ऋषभ से। छी छी छी। ओहो मंदू, तू भी ना गांव से शहर तो आ गई, पर अपनी गांव वाली सोच भी साथ ले आई। यहाँ शहर में ऐसा ही चलता है, लड़कियां बाहर नौकरी भी करती हैं और घर भी खूब अच्छे से संभाल लेती हैं। क्या खाक अच्छे से संभालती हैं, अब दूर क्या जाना, आप खुद अपनी बहू को ही देख लो। हाँ तो क्या बुराई है मेरी बहू में, अच्छी तो है। हाँ अच्छी है, लेकिन बस बातें बनाने में, सारा दिन फोन पर पटर पटर पटर, और घर का सारा काम तो नौकरों से करवाती है। ऐसा नहीं होता है मंदू, आरती घर से काम करती है तो उसे फोन पर ही सब कुछ संभालना होता है। और रही बात नौकरों की तो बस करो जीजी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, और आपने मेरे ऋषभ की चिंता छोड़ी तो मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए सर्वगुण संपन्न बहुरानी, जो आपकी आरती से तो बेहतर ही होगी। ये कहकर मंदाकिनी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। और तभी मंदाकिनी का इकलौता बेटा ऋषभ, जो काफी देर से पर्दे की ओट में छिपा खड़ा था, बाहर निकला और अपनी मौसी के पास जाकर धीरे से बोला, क्या यार मौसी, यहाँ तो बात और बिगड़ गई। अब तेरी माँ की बुद्धि ही बिगड़ी हुई है तो मैं क्या करूँ, शुक्र मना कि मैं चुप रह गई, वरना आज तो यही हो जानी थी महाभारत। लेकिन अब मैं कभी मंदू से इस बारे में बात नहीं करूंगी। बताओ, मेरी बहू कोई बीच में ले आई ये तो। अरे नहीं मौसी, एक आपका ही तो सारा है, वरना वंदू के लिए मेरा मतलब है कि वंदना के लिए माँ तो कौन तैयार कर पाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तेरी माँ को बचपन से जानती हूँ, बहुत तड़ियल है वो। उसने तय कर लिया है कि वो नौकरी वाली मॉडर्न बहू नहीं लाएगी तो बस वो नहीं ही लाएगी। मेरी माँ तो जाकर वंदना से कोर्ट मैरिज कर ले, बस तब ये कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे बात कर रही हो मौसी, माँ को इतना तो मैं भी जानता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कभी मेरा मुंह नहीं देखेंगी। हाँ ऐसा तो हो सकता है, तो फिर तू क्या करेगा बेटा। पता नहीं मौसी, अब तो लगता है वंदना को ही अपना दिल मजबूत करना होगा। ये कहकर ऋषभ बुझे मन से अपने कमरे में चला गया। असल में ऋषभ की माँ मंदाकिनी हमेशा से गांव में ही रही थी, पढ़ने लिखने का शौक था नहीं, तो बड़े होने पर शादी भी गांव में ही हो गई। और फिर बहुत कम उम्र में मंदाकिनी से अपने पति का साथ भी छूट गया। पिता की मौत के बाद ऋषभ ने घर की बागडोर संभाली और शहर में रहकर पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर एक बढ़िया जॉब मिलते ही वो अपनी माँ को भी अपने साथ शहर ले आया। लेकिन अब एक बड़ी समस्या उसके सामने। वंदू, माँ मानने को तैयार नहीं है। आई एम सॉरी, बट हमें। नहीं ऋषु, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरे घर में तुम सबको पसंद हो, और तुम एक बार आंटी से खुद जाकर बात तो करो। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ वो कैसे नहीं मानती हैं। वो नहीं मानेंगी वंदू, मौसी ने तुम्हारी फोटो दिखाने की कोशिश की थी उन्हें, बट तुम वर्किंग हो, ये सुनते ही उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम मेरी जॉब है? नहीं, सिर्फ जॉब नहीं, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रहन सहन, मतलब कि तुम्हारा मॉडर्न होना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज अगर मैं कोई अनपढ़ गवार लड़की पकड़ कर लाऊं ना, तो वो फट से हाँ कर देंगी। ऋषभ की बातें सुनकर वंदना गहरी सोच में डूब गई। तभी ऋषभ ने उससे कहा, वंदू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी माँ को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा बहुत पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, और अब अगर मैं भी। बोलते हुए ऋषभ का गला भर आया था और उसकी आंखें भी नम थी। तब वंदना ने उसे समझाते हुए कहा, ऋषभ, मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच दीवार नहीं बनना चाहती, बट मैं वो बहू जरूर बन सकती हूँ जो उन्हें पसंद आ जाए। मतलब
फिर वंदना ने वो सब कुछ ऋषभ से कह डाला जो उसके दिमाग में चल रहा था। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद, हेलो जीजी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तू सुना, आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे वो ऋषभ का रिश्ता पक्का कर दिया है ना, तो बस यही खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। अच्छा, अब ऋषभ तैयार हो गया शादी के लिए? अरे जीजी, वो खुद ही तो ढूंढ लाया है अपनी दुल्हन। वंदना नाम है लड़की का, बड़ी प्यारी बच्ची है। पर तू कैसे मान गई? मानती कैसे नहीं? मेरा ऋषु ऐसे हीरा लड़की ढूंढकर जो लाया है, गांव की एकदम सीधी सादी, बोलना तो जैसे जानती नहीं है, सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती है। सच्ची जी, भगवान ने मेरी सुन ली। अल्लो, असली बात तो मैं बताना ही भूल गई। शादी का मुहूर्त अगले महीने का है, तो आप तो बस सामान बांधना शुरू कर दो। और इस तरह ऋषभ और वंदना की शादी तो किसी तरह हो गई। लेकिन अपनी सास की खुशी की खातिर वंदना ने जो जोखिम उठाया था, वो नहीं जानती थी कि उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। अरे बहू, ऋषु कहाँ है? जी वो बाहर गए हैं, मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ उन्हें। हैं? तुम्हारे पास फोन है? नहीं माँ जी, मैं तो घर के फोन की बात कर रही थी। अब वही जो बाहर हॉल में रखा है। वैसे रहने दो, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो मैंने कई रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है। सामान ऋषभ ला देगा, पर बेटा ऐसा खाना होना चाहिए कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। वैसे खाने में बनाना क्या होगा? और फिर मंदाकिनी ने एक एक करके कुछ 11 से 12 चीजें बता दी जो वंदना को अपनी पहली रसोई पर बनानी थी। ये सब सुनते ही वंदना के होश उड़ गए, क्योंकि उसने ऋषभ के खातिर अपनी बोली और पहनावा तो बदल लिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी अच्छी खासी जॉब भी छोड़ दी। लेकिन अब इतना सारा खाना वो कैसे बनाएगी, ये बड़ा सवाल था। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं चुपचाप सारा खाना बाहर से ले आऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषभ, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। कुछ नहीं होगा, बी रिलैक्स, मैं सब संभालूंगा। ये सब जितना आसान ऋषभ को लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि मंदाकिनी रसोई पर नजरें गड़ाए बैठी थी और वंदना मुंह लटकाए। क्या हुआ बहू, तुमने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया? जी माँ जी, मैं कर लूंगी सब, आप आराम करिए ना। नहीं, काम बहुत है और समय कम, लगता है मुझे भी तुम्हारे साथ लगना ही पड़ेगा। चलो अब खड़ी क्या हो, काम शुरू करो। ऋषभ सारा सामान तो ले आया है ना? ये कहकर मंदाकिनी ने फ्रिज खोला जो पूरी तरह से खाली था और फिर, बहू सामान कहाँ है? मंदाकिनी का इतना कहना था और पीछे से ऋषभ की आवाज आई, लो वंदू, मैं ले आया सब कुछ, अब तुम बस इस सबको अच्छे से। इसके आगे ऋषभ कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ चुकी थी, जो गुस्से से उन डिब्बों को देख रही थी जो ऋषभ अपने साथ लेकर आया था। ये इतना सारा खाना बाहर से किस लिए और क्यों आया है, जरा बताएगा मुझे? माँ वो ये सब मैं बस ऋषभ, अब और झूठ नहीं। माँ जी, इन्हें ये सब लाने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि मुझे। वंदना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मंदाकिनी गुस्से से भन्नाती हुई रसोई से बाहर चली गई। उसने सबसे पहले रिश्तेदारों को फोन करके घर न आने को कहा और फिर, माँ आप हमारी बात को सुन तो लो एक बार। माना कि वंदना वैसी नहीं है जैसा आपने चाहा था, लेकिन वो बहुत अच्छी है, आप एक बार उसे जान तो लो। बस, मुझे कुछ जानना समझना नहीं है, पर तुम दोनों ये बात अच्छे से जान लो कि अब मैं तुम दोनों के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम दोनों रहो यहाँ अपने हिसाब से, मैं वापस गांव जा रही हूँ। मंदाकिनी अपना फैसला सुना चुकी थी। ऋषभ और वंदना लाख कोशिश करके भी उसके इस फैसले को बदल नहीं पाए और फिर कुछ महीनों के बाद, बस कर मंदू, कब तक जिद करती रहेगी? तेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऋषभ और वंदना को एक मौका तो दे। नहीं जीजी, उनका नाम भी मत लेना मेरे सामने। उस पराई लड़की से क्या कहूँ जब मेरी खुद की औलाद ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन उन दोनों के साथ जाकर नहीं रहूंगी। और अगर हम यहाँ आकर आपके साथ रहें, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना माँ जी? वंदना और ऋषभ अपने सामान के साथ मंदाकिनी के सामने खड़े थे और उन्हें उल्टे पांव लौटाने की हिम्मत मंदाकिनी नहीं कर पाई। मंदाकिनी को लगा था कि वो दोनों बस कुछ ही दिन उसके साथ गांव में रह सकेंगे, लेकिन वो दोनों तो पूरी तैयारी के साथ आए थे और वंदना की देखरेख और सेवा से मंदाकिनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और फिर, मैं अब ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ वापस, तुम्हारे काम का नुकसान हो रहा होगा। नहीं माँ, हम वापस नहीं जा रहे, हमेशा यहीं रहेंगे आपके पास और आपके हिसाब से। और ये फैसला मैंने नहीं, वंदना ने लिया है। ऋषभ की बात सुनकर मंदाकिनी चौंक गई। इतने दिनों में इतना तो वो समझ गई थी कि उसने वंदना को गलत समझा, लेकिन वो उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहना चाहेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। और फिर एक दिन, माँ जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, और तुम दोनों भी चल रहे हो मेरे साथ।
पर कहाँ माँ? घर, जो अब से तुम दोनों के साथ साथ मेरा भी है। मैंने हमेशा अपने लिए सर्वगुण संपन्न बहू रानी चाही, लेकिन मैं ये भूल गई कि कमियां तो मुझ में भी हैं। बहू, बस शहर जाकर तुम्हें एक काम करना होगा। जी बताइए ना माँ जी। अपनी तरह मुझे भी थोड़ा शहरी बना दोगी क्या? सर्वगुण संपन्न न सही, पर एक अच्छी सास तो बन ही जाऊंगी। और फिर मंदाकिनी की सोच के साथ सब कुछ बदल गया। वंदना को अब खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी और मंदाकिनी खुद को बदलकर अपने बेटे बहू के साथ खुश थी। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे, पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल, अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने ही मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है,
आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं। लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया, जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी। बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया, ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।